हेलो बच्चों, आइए हम लोग आज जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसका सेकेंड वाला वीडियो लेके आए हैं। ये आपका अध्याय 1 था और ये लोकतंत्र का क्रमिक विकास हम लोग पढ़ रहे थे। यह समकालीन विश्व में लोकतंत्र भी इस चैप्टर का नाम है। इसका जो आधा जो चैप्टर था वो हम कल करा चुके थे और इसमें हम लोग चिली, पोलैंड और बाकी जो मैप था उसको हम लोगों ने देखा था कि लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ था। और आगे हम लोग आज उपनिवेशवाद का अंत देखेंगे। तो कल मुझे उम्मीद है कि कल आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा और जो जो चीज़ें मैंने कहा था उसको आपने नोट भी कर लिया होगा और हमें उम्मीद है कि आप सही से पढ़ रहे होंगे। तो और कल हमने देखा था कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप दोबारा देख लीजिएगा। इसमें हम लोग पोलैंड और चिली के बीच में जो समानताएं थी असमानताएं थी उसके बारे में बताए थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये वीडियो टीआरई 4 से आने वाले वैकेंसी है उसके लिए, पीपीएससी 72वीं के लिए, फिर एलटी ग्रेड मेंस के लिए, जीआईसी के लिए और बाकी जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और जो इसके आगे के भी बच्चे हैं अगर वो भी देखना चाहते हैं, आगे कुछ भी करना चाहते हैं तो उनके लिए एनसीईआरटी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण भी देखे थे कल, प्रारंभिक चरण और एक प्राचीन काल में आपने देखा था, उसको लिख लेना है कि कैसे हमारे भारत में सबसे पहले लोकतंत्र का रहता है, लोकतंत्र पाया जाता है भारत में प्राचीन काल में। और उसमें कुछ गणराज्य थे जैसे कपिलवस्तु का शाक्य, सुधार पर्वत के भागों का प्रांत और कुशिनारा के मल, ऐसे वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह आदि, जहाँ यहाँ आपके लोकतंत्र मिलता है। प्रारंभिक चरणों में हम लोकतंत्र को देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति से इसकी स्थापना होती है और फिर यूएसए की जो क्रांति होती है। और अब हम लोग देखेंगे कि उपनिवेशवाद का अंत कैसे होता है। तो आइए हम लोग उपनिवेशवाद का अंत पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो लाइन बाय लाइन आप यहाँ देखिए कि आइए अब हम एक नज़र दौड़ाएं कि किस तरह उपनिवेशों की जंजीर तोड़कर अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश थे। इन उपनिवेशों के नागरिकों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, अतः इन देशों की जनता ने अपने अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। औपनिवेशिक शासकों ने इसे दबाने का प्रयास किया, परंतु संघर्ष के विस्तार देखते हुए औपनिवेशिक शासकों को झुकना पड़ा तथा सीमित अधिकार वाले सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। परंतु जनता इससे संतुष्ट होने वाली नहीं थी। अब संपूर्ण राजनीतिक अधिकारों की मांग होने लगी। अंततोगत्वा औपनिवेशिक शासकों को इन देशों को स्वतंत्र करना पड़ा। इन देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसी तरह हमारा देश भारत भी 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतंत्र सफल रहा और यह आज भी सफलतापूर्वक जारी है, परंतु अधिकांश पूर्व में उपनिवेश रहे देशों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। सबसे पहले ये उपनिवेश क्या होता है? तो उपनिवेश होता है कि कोई देश किसी दूसरे देश को अपने देश के विकास के लिए वहाँ के संसाधनों का उपयोग करे तो उसको उपनिवेश कहते हैं। आर्थिक जो चीजें होती हैं उस पर कब्जा करके और अपने देश का विकास करे। जैसे ब्रिटेन भारत के आर्थिक संसाधन, जितने आर्थिक संसाधन थे उस पर कंट्रोल किया
और कंट्रोल करके उनका उपयोग अपने ब्रिटेन के विकास के लिए उपयोग यूज कर रहा था, उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद क्या होता है? तो साम्राज्यवाद में जब हम किसी देश की भूमि को अपने देश में शामिल कर लेते हैं उसको साम्राज्यवादी देश कहा जाता है। जैसे जो चीन है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए भारत की भूमि को या तिब्बत के हिस्से को जब वो आपस में मिला लिया तो साम्राज्यवादी देश हो गया, तो दूसरे के साम्राज्य पे कब्जा कर लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, उपनिवेशवाद कोई देश दूसरे देश को अपने देश के विकास के लिए उस देश के आर्थिक संसाधनों पे कंट्रोल करता है। उस आर्थिक संसाधन को कंट्रोल करने के लिए राजनीतिक कंट्रोल जरूरी हो जाता है, तो राजनीतिक चीजों को भी कंट्रोल वो करने लगता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसे देश थे जो आजाद तो हुए, उपनिवेशवाद के जो शिकार थे आजाद तो हुए, लेकिन बाद में जाके वो फिर वो तानाशाही शासकों के चुंगल में फंस गए। और इसके लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद देना चाहिए। भले बाकी कोई कुछ भी कहे, बाकी नेता उनको कितना भी दोष दें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस बात के लिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उस समय तत्कालिक समय में देश में सबसे बड़े नेता थे और वो जानते थे कि कांग्रेस पार्टी लगातार जीतेगी, उसके बावजूद हर 5 साल पे लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराना देश के लोकतंत्र को बचाए रखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि समय समय पर वो कभी तानाशाह होने के लिए नहीं सोचे। वो चाहते तो पूरा देश चाहता था कि वही प्रधानमंत्री रहें, वो चुनाव नहीं कराते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लगातार चुनाव कराया उन्होंने और चुनाव के माध्यम से देश के लोकतंत्र को बचाए रखा। और ये हमारे भारत के लिए जो परंपराएं उन्होंने स्टार्ट किया वो बहुत बड़ी परंपराएं थी और उनके लिए जितना भी उनको शुक्रिया अदा कहा जाए वो कम रहेगा। बाद के समय में जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें इंदिरा गांधी की एक चीज, आपातकाल जब वो सोची थी कि हम लोकतंत्र को कुचल देंगे, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाद के जितने भी प्रधानमंत्री हुए कभी भी भारत को दोबारा गुलाम करने के लिए या तानाशाह बनने के लिए नहीं किए, कभी प्रयास नहीं किए। इसके साथ साथ हमारे जो सैन्य सेना थी, जो हमारे जनरल थे, उन्होंने भी कभी ऐसा प्रयास नहीं किया। हाँ, एक कहानी याद आती है मुझे कि मानिक शाह जो इंदिरा गांधी के समय सेना अध्यक्ष थे हमारे, तो इंदिरा गांधी उस टाइम एक बार पूछी थी कि मुझे लग रहा है कि आप कुछ गलत तो नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि क्या गलत करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बाकी जो पाकिस्तान या बाकी देशों में ऐसे हो रहा है जहाँ पे सेना अध्यक्ष कब्जा कर ले रहे हैं, प्रधानमंत्री को हटा के तख्ता पलट हो जा रहा है, क्या ऐसा आप कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि काबिलियत तो है मेरे में, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक है। तो जो हमारे सेना के अध्यक्ष जो भी है, जो लोग हुए, वो लोग भी कभी भारत को गुलाम करने का या दोबारा से तानाशाही व्यवस्था करने के लिए नहीं सोचा, और इसके लिए उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बेहतर देश जो चल रहा था उसको चलने दिया। लेकिन बाकी सभी देशों में ऐसा नहीं हुआ, हर देश में ऐसा हुआ ये नहीं है। कई सारे देशों में शासक बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने और बाद में चल के वो लोग तानाशाह बने। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से देश थे जहां ऐसी स्थिति हुई। तो हम पश्चिमी अफ्रीका देश घाना की कहानी लेते हैं, जहां लोकतांत्रिक शासन का प्रयोग करते हुए अधिक सफल नहीं रहा। घाना वो सफल नहीं रहा, क्यों? पहले वो ब्रिटेन का उपनिवेश था,
और इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। क्या नाम था इसका? पहले इसका नाम घाना का गोल्ड कोस्ट था। गोल्ड कोस्ट था। राजनीतिक अधिकारों हेतु यहाँ संघर्ष शुरू हुआ। एक सुनार के पुत्र और शिक्षक लामे एनक्रुमा इस संघर्ष का नेता था। राजनीतिक अधिकारों हेतु यहाँ संघर्ष शुरू हो गया और संघर्ष करने वाला कौन था? एक सुनार के पुत्र और वो शिक्षक खुद थे, लामे एनक्रुमा इस संघर्ष के नेता थे। उनके नेतृत्व में घाना 1957 ईस्वी में आजाद हुआ। आजादी के बाद एनक्रुमा घाना के प्रधानमंत्री एवं फिर राष्ट्रपति चुने गए। इस तरह पश्चिमी अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास रहा, लेकिन यह लोकतंत्र अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एनक्रुमा ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया। यहीं पे हमारे प्रधानमंत्री नेहरू ने ऐसा कभी नहीं किया कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम प्रधानमंत्री बने रहेंगे, नहीं। जबकि बाकी जो लोग थे वो खुद को तानाशाह के रूप में बना ले कि हम आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे। इनके लिए काफी आलोचना होगी, लेकिन नेहरू जी की नहीं होगी। सिन्हा ने 1966 में ईस्वी में घाना की एनक्रुमा सरकार का तख्ता पलट कर दिया। सिन्हा इनको हटा दी और इस तरह घाना में लोकतंत्र का खात्मा हो गया। घाना की तरह ही अधिकांश अफ्रीकी देशों में कमोवेश यही स्थिति रही है। देखिए, लोकतंत्र तो रहा, लेकिन सारे देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का बहुत बाद में आया, वोट देने का अधिकार कि सब लोग वोट देंगे। और ये आपके एग्जाम में पूछता भी है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे एक एक करके आप इसको लिख लेंगे कि 1893 में सबसे पहले न्यूजीलैंड में वयस्क मताधिकार का अधिकार मिला। उसके बाद रूस 1917, जर्मनी 1918, नीदरलैंड 1919, ब्रिटेन 1928, श्रीलंका 1931, तुर्की 1934, फ्रांस 1944, जापान 1945, भारत 1950। भारत में वयस्क मताधिकार कब मिला? 1950। अर्जेंटीना 1951, यूनान 1952, मलेशिया 1955, ऑस्ट्रेलिया 1962। अमेरिका में कब मिला वयस्क मताधिकार? ये महत्वपूर्ण है। देखिए, 1965 में भारत में पहले मिल चुका है और बाद में 1965 में अमेरिका में मिलता है। सोचिए, यूएसए में 1965 में वयस्क मताधिकार में सबको वोट देने का अधिकार मिलता है। स्पेन यूरोप का एक शहर देश है, वहां 1978 में और 1994 में दक्षिण अफ्रीका में वयस्क मताधिकार का अधिकार मिलता है, जिसमें सभी को वोट दे, महिला पुरुष काला गोरा कोई मत भेदभाव नहीं, सबको वोट देने का अधिकार कब मिलता है? सब लोग वोट दे सकते हैं। एज बाउंडेशन रहेगा, ये नहीं कि 1 साल का बच्चा है उसको भी वोट देने का, नहीं। किसी देश में 21 है, किसी देश में 18 है, मैक्सिमम देशों में 18 है। और आप बताइएगा कि भारत में किस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और हम बता दें एक चीज कि 18 वर्ष जब किया गया था उस समय थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने इस उम्र सीमा को घटाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक चीज करिए कि आप एटलस में घाना को ढूंढिए और घाना का भी कौन शासक है उसका नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और फ्रांस के क्रांति में कौन से नायक थे उनका भी नाम अपने किताब में लिखिए, खोजिए। देखिए आगे देखिए कि आइए हाल के दौर में लोकतंत्र की दशा में बढ़ती कदम के क्रम जिक्र करें। ये 1980 के लैटिन अमेरिका लिखा है, लैटिन अमेरिका भी पढ़ सकते हैं इसको। तो लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली हुई। चिली की कहानी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। पुनः हम देखें कि सोवियत संघ के बिखराव के बाद पोलैंड में किस लोकतंत्र की स्थापना हो गई। 1989 में पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत प्रभाव में कमी आई और वहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नागरिकों के लिए अपना लिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन, सोवियत संघ का 1991 में क्या हो गया, सोवियत संघ विघटित हो गया। विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्यों में हो गया। सोवियत संघ कुल 15 गणराज्यों में हो गया, टूटा है, स्वतंत्र हो गया। इनमें से अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया। इस प्रकार सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के नक्शे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आइए हम भारत के पड़ोस में स्थित कुछ देशों में लोकतंत्र के लिए हो रहे संघर्ष को जानकारी देते हैं। भारत के पड़ोस में स्थित नेपाल नामक देश में लोकतंत्र की स्थापना, समाप्ति एवं पुनर्स्थापना की कहानी भी देखा जा सकता है। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। सबसे पहले संविधान नेपाल में कब बना, तो 1948 में बना। ये कौन सा था, पहला संविधान था, इसको नोट कर लीजिएगा। इस संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। इसमें ये लिखा गया कि राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक होगा। 1959 में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और इसे संसद के लिए पहली बार चुने हुए, लेकिन 1962 में राजा महेंद्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और 1990 में ईस्वी में जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। सबसे पहले एक संविधान बनता है नेपाल में कब, 1948 में। इसके अनुसार राजा ही देश का वास्तविक शासक हो रहा था, मतलब राजा ही देश चलाएगा। लेकिन 1959 में संविधान को लागू किया गया और 1962 में जो वहां के राजा महेंद्र ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया कि अब लोकतंत्र देश में नहीं रहेगा। अब इसके लिए जनता ने विद्रोह कर दिया और अभी हाल ही में आपने देखा है जिनजी आंदोलन हुआ था नेपाल में। अब वालेन शाह अब वहां के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ऐसे ही आंदोलन उस समय हुआ था और वामपंथियों ने वहां पे आंदोलन कराया था राजा के खिलाफ। तो ये होता ही है ऐसे। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारत के भी मानना है कि लोकतंत्र हर देश में होना चाहिए। तो 1990 में नेपाल में जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 1991 में नेपाल में संसद के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला एवं जीपी कोइराला देश के प्रधानमंत्री बने। अतः नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1996 में से नेपाल में माओवादियों द्वारा लोकतंत्र की समाप्ति के लिए जनता की आवाज उठाने के लिए जून 2001 में नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आया जब राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की राजमहल में हत्या कर दी गई। इसके बाद ज्ञानेंद्र ने राजपद संभाला। राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 को संसद को भंग कर दिया और सरकार एक बार फिर संसद भंग कर दिया गया था। कब, 2005 में सरकार को बर्खास्त कर दिया गया।
इस प्रकार नेपाल में पुनः लोकतंत्र को राजा ने समाप्त कर दिया। लेकिन नेपाल में जन आंदोलन के कारण मई 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया और नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव एवं प्रधानमंत्री प्रचंड हुए। वहां सदियों से प्रचलित राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार नेपाल में बार बार लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना हुई। और हाँ, इसमें नहीं लिखा है लेकिन 2015 में फिर एक बार संविधान बना और उसको लागू किया गया। लेकिन आप पिछले दिनों देखे कि 2026 में फिर 2025 के अंत में एक फिर जेनजी आंदोलन हुआ। वहां के प्रधानमंत्री को हटा दिया गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आवासों को जला दिया गया और नया चुनाव हुआ तो फिर उसमें बने कौन, वालेंसा वहां के प्रधानमंत्री बने। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत के एक अन्य पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोकतंत्र की स्थापना एवं पतन की प्रक्रिया चली रही। दुनिया का एकमात्र देश पाकिस्तान है जहां पे आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। जब से वो बना है पाकिस्तान तब से एक भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल कभी पूरा नहीं किया है। कभी कुछ तो कभी कुछ, जनरलों ने कभी हटा दिया, दूसरी पार्टी ने कभी गिरा दिया। कोई भी 5 साल तक सत्ता पे कब्जा लगातार नहीं कर पाया। देखिए मेरी जो है वो कर पाता है कि नहीं। चलिए, जनरल जियाउल हक की मृत्यु के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन यह स्थायी नहीं रह सका। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना की, परंतु हाल में पाकिस्तान में हालात में परिवर्तन हुए एवं वहां की जनता ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। अंततः जन आंदोलन के समक्ष सैनिक शासन को झुकना पड़ा एवं संसद के लिए चुनाव कराने पड़े। 2008 के चुनाव के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता में आई। पाकिस्तान में यह परिवर्तन शांति प्रिय चल नहीं रहा और लोकतंत्र समर्थक नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। नई सरकार की सत्ता में आने के बाद सैनिक शासन के प्रमुख परवेज मुशर्रफ को हटना पड़ा। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति एवं यूसुफ राजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वहां अभी भी लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय तो एकदम वो पाकिस्तान अमेरिका के चुंगल में फंसा हुआ है। जो अमेरिका कहता है उतना ही वो उतना ही अपना सर हिलाता है। चलिए, इसी प्रकार म्यांमार ने जो पहले बर्मा कहा जाता था, बाद में लोकतंत्र की स्थापना संघर्ष जारी रहा। यद्यपि 1948 में औपनिवेशिक शासन से आजाद हुए बर्मा ने लोकतंत्र को अपनाया, परंतु 1962 से सैनिक तख्ता पलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। फिर 1990 में लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार लोक चुनाव कराए गए। इन चुनाव में आंग सान सूची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत प्राप्त किया, परंतु फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी। म्यांमार की सैनिक सरकार ने सूची सहित अन्य चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को जेल में डाल दिया। उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। म्यांमार में सैनिक सरकार के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बोलने पर, बयान जारी करने पर प्रतिबंध है। म्यांमार की फौजी सरकार की ज्यादतियों से तंग आकर वहां के लाखों लोग अपना घर छोड़ दिया और अन्य शरणार्थी बनकर रहने लगे। नजरबंदी की सजा झेलने के बावजूद सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा। उनके शब्दों में ये कह सकते हैं, उन्होंने कहा है कि बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहां के लोगों की विश्व समुदाय में स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में और अर्थपूर्ण जीवन जीने का संघर्ष।
क्या कहती हैं कि बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहां के लोगों की विश्व समुदाय में स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में और अर्थपूर्ण जीवन जीने का संघर्ष है। आंग सान सूची के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के देशों से अपील की है कि वर्तमान सैनिक तानाशाही की समाप्ति हेतु सभी देश म्यांमार पर प्रतिबंध लगाएं। इस प्रकार म्यांमार में दिनों दिन लोकतंत्र समर्थक आंदोलन मजबूत हो रहा है और वह दिन दूर नहीं जब म्यांमार में लोकतंत्र का प्रश्न उठा। हाँ, एक अभी है, हाल ही में 2-3-4 साल पहले वो लोकतंत्र बहाल हो गया था, फिर से आंग सान सू चुन ली गई थी और लेकिन फिर से वहां पे ताना जो जनरल थे उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और फिर से एक बार आंग सान सू जेल में बिता रही हैं, अपना दिन गिन रही हैं। वहां भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। वो चीन के काफी करीब हो गया है और चीन ही उसका मदद करता है। यहाँ देखिए कि क्या करना है आपको, तो एटलस में एशिया के उन देशों को ढूंढे जहां लोकतंत्र के लिए संघर्ष चल रहे हैं। आपको म्यांमार देखना है, कहाँ है, एकदम भारत से सटा हुआ है, जो 7 सिस्टर है उनसे सटा हुआ है भारत से। नेपाल एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम बताइए, आप तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या नाम है और नेपाल के क्या है। नेपाल के हम बताएं वालेंसा। और एक और तीसरा है कि नक्शे में म्यांमार को ढूंढिए, भारत के कौन कौन से राज्य उन देशों से उस देश की सीमा से लगे हैं। और ये महत्वपूर्ण है, आप बताइए कि म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा से सटे हुए हैं। आप कमेंट में इसको लिख के बताइएगा। चलिए, ये समाप्ति होने वाला है। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र, इसमें है कि ऊपर हमने देखा कि लोकतंत्र का विस्तार विश्व के अधिकांश देशों में हो रहा है। हमारे देश में यह विचार सहज उत्पन्न होता है कि क्या हम विश्व लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत की एक सरकार है, नेपाल की एक सरकार है, ब्रिटेन की एक सरकार है और भी देशों की सरकार है, लेकिन दुनिया की कोई सरकार नहीं है। यानी कि हर देश की एक सरकार तो है, लेकिन संपूर्ण रूप से मिलाकर देखा जाए कि दुनिया की कोई एक सरकार नहीं है। विश्व में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके द्वारा निर्मित कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू होते हैं। कोई एक विश्व सरकार नहीं है, पर विश्व में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आंशिक रूप से वैसे ही कार्यों को करती हैं जैसे किसी देश की सरकार करती है। ये संस्थाएं अथवा संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसे कि कोई सरकार रख सकती है। यानी कि आपकी जैसे देश की सरकार, जैसे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, तो उनकी बातों को मानना हमारे लिए अनिवार्य है। अगर वो कानून बना देंगे तो उसको मानना ही मानना पड़ेगा। लेकिन जो वैश्विक स्तर की सरकार जैसे इस संस्थाएं हैं, उनकी सरकारें जैसे काम करती हैं, उनको बातों को मानना किसी देश के लिए अनिवार्य नहीं है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई कानून बनता है तो उसकी हर एक बात मानना अनिवार्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में 1992 वर्तमान में 192 नहीं, एक सूडान बढ़ गया है, तो 193 देश इसके सदस्य हैं। यहाँ पे हम 93 लिख सकते हैं। 193 है सूडान, दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। जो संयुक्त राष्ट्र है, इस संगठन के 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। 6 अंग इसके हैं और ये 6 अंग आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, 5वां
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय याद करिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। छठा सचिवालय। महासभा संसद की भांति है। महासभा कैसा है? संसद की भांति है। इसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा मुद्दा पर विचार विमर्श किया जाता है। महासभा में सभी 192 दिया है, लेकिन 193 सदस्य को एक एक वोट देने का अधिकार है। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। इस आधार पर हम महासभा के संगठन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने हैं? 15। इसमें से 5 अस्थाई। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 अस्थाई एवं 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। ये 5 हैं और ये पांचों याद होने चाहिए आपको। कौन कौन? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। जो 10 सदस्य चुने जाते हैं वो महासभा के द्वारा होता है। 2 वर्षों के लिए वे चुनकर आते हैं। ये सभी अस्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार मिला। ये पांचों को वीटो अधिकार मिला हुआ है। जो अस्थायी सदस्य उनको कुछ नहीं मिला है। अगर कोई भी अस्थायी सदस्य इस पर अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर। मतलब मान लीजिए कि 15 लोग हैं और 15 लोगों में इन 15 देशों में से 14 देश यानी 4 अस्थायी सदस्य और 9 अस्थायी सदस्य एक मत हो गए। और अस्थायी सदस्य में से कोई एक अगर किसी बात पे मर्जी नहीं का सहमत नहीं होता है तो उस चीज को खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि 5 सदस्यों को वीटो पावर मिला है। अगर उनमें से एक भी व्यक्ति किसी बात पे सहमत नहीं हो रहा है तो बाकी मिल भी जाए तो उस चीज को पारित नहीं किया जाएगा। ये होता है वीटो का पावर। तो इसमें यह है कि अगर कोई भी अस्थायी सदस्य देश इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता है। आगे देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। इसकी सदस्य संख्या 54 है। कितनी है? 54 है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आप 54 है। न्याय परिषद मुख्यतः उन क्षेत्रों का प्रशासन देखती है जो एक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है इसके 54 सदस्य हैं और इसमें हर 3 साल पे इसके सदस्य बदल जाते हैं और चुनाव होता है। ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग कि न्याय परिषद मुख्यतः उन क्षेत्रों का प्रशासन देखती थी जो क्षेत्र स्वतंत्र नहीं थे एवं जहां स्वशासन का विकास नहीं हुआ था। यानी कि जहां के लोग शासन नहीं कर सकते थे वहां के लोग कहते थे कि मुझे शासन हम नहीं कर पा रहे हैं, आप ऐसे लोगों को कुछ भेजिए जो हमारे ऊपर शासन करे, और जब हम सीख लेंगे तो फिर वो शासन हम अपने करने लगेंगे, वो लोग चले जाएंगे। तो न्याय परिषद वही था कि अगर कोई देश अपने शासन नहीं कर सकता है, स्वशासन का विकास नहीं हुआ है वहां, तो वहां पे न्याय परिषद जाएगा और वहां शासन करेगा कुछ समय तक, और फिर जब वो सीख लेंगे तो उसको छोड़ के आ जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्य क्या, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो हेग में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा अंग है जो विभिन्न देशों के बीच विवादों का न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है, यानी फैसले देता है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक अपना सचिवालय भी है। 15 न्यायाधीश हैं और इन जो न्यायाधीश हैं
वो फैसले सुनाते हैं और भारत का भी एक न्यायाधीश है इसमें। और पता है आपको कि संयुक्त राष्ट्र का जो सदस्य संस्थापक सदस्यों में भारत भी था। 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को भारत भले ना आजाद हुआ था, लेकिन भारत भी संस्थापक सदस्यों में से एक था। अब भारत कई बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी रहा है। 2017 अभी कुछ समय पहले भी था। यह है कि आप अस्थायी सदस्य हो जाते हैं तो 2 साल बाद फिर आप नहीं, 2 साल तक आपकी चुनाव नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, तो एक और है कि इसका अपना एक सचिवालय भी है। किसका है? संयुक्त राष्ट्र का। और जो सचिवालय है वो प्रशासनिक कार्यों के लिए काम आता है। और यहीं पे महासचिव, और वर्तमान में जो महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस हैं, और ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो एंटोनियो गुटरेस जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, वो महासचिव हैं और इसी सचिवालय में वो बैठते हैं। और सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसे कि किसी देश की सरकार रख सकती है। ये संगठन ऐसे नियम बनाते हैं जो विभिन्न सरकारों के कामकाज की सीमा तय करता है और उनके लिए दिशा निर्देश देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्मित एवं विकसित विभिन्न कायदे कानूनों की प्रकृति का विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। पहला क्या? तो किसी एक देश की सीमा में आने वाले समुद्री क्षेत्र के कार्य व्यापार को संचालित करने वाले कायदे कानून होते हैं। दूसरा है कि सभी देशों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण में गिरावट रोकने संबंधी नियम कानून यहाँ बनाए जाते हैं। शस्त्रों को नियंत्रित करने हेतु बनाए गए नियम, इन नियमों एवं कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। विभिन्न देशों की आपसी प्रतिद्वंदिता इन्हें लागू करने में रुकावट पैदा करती हैं। आज के वैश्वीकरण के युग में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे के ज्यादा संपर्क में आए हैं। वैश्विक संगठनों में लोकतंत्र की मांग भी पहले की तुलना में अधिक बढ़ी है एवं इसके लिए संघर्ष भी चल रहे हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हुआ। कुछ भी आपको अगर प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। इसका प्रश्न उत्तर इसी को अगर आप 2-3 बार सुनेंगे तो इसके प्रश्न उत्तर को हल कर पाएंगे। लेकिन तो चलिए 2-3 इसमें देख लेते हैं। पहला है कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अभ्यास प्रश्न है आपका। और कौन सा इसमें सही नहीं है? सही नहीं है। तो पहला देखिए, लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है कि नहीं होती? होती है। तो ये सही है। इसमें सही नहीं है माने गलत कौन है ये दिखना है, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए, लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है कि नहीं होता? आप बताइए। तो होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं होती। क्या कह रहे हैं? लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं होती। नहीं होती है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश में शासन करने का अधिकार होता है, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका ग हो जाएगा। दूसरा है कि इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलता है? इनमें से किससे लोकतंत्र में विस्तार में मदद मिलता है? लोकतंत्र के विस्तार में पहला है कि विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण। नहीं। विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण गलत। नहीं। सैनिक तख्तापलट बिल्कुल नहीं। प्रेस पर प्रतिबंध नहीं। लोगों का संघर्ष।
लोकतंत्र के विस्तार में सबसे मदद मिलता है। लोगों का संघर्ष। चलिए अगला देखिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते, गलत। मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। अभी हम बताए थे, कल वाले वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आज भी जो शुरुआत में देखेंगे तो मिल जाएगा। ख है कि ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ नहीं और मजबूत होता है। कमजोर नहीं हुआ, मजबूत हुआ। इसमें दिया कि फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली, ये भी सही है। पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी, गलत। कई बार दिया, ये भी सही है कि कमजोर हुआ, गलत। कमजोर नहीं हुआ, मजबूत हुआ। तो कमजोर हुआ ये कह रहा है, यानी कि गलत है। मजबूत हुआ है, आपका सही होगा ग। फिर एक निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि अमीर देशों की बातों का ज्यादा वजन हो, गलत। दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, ये सही। आगे देख लेते हैं, पहले इसे ख सही होगा। विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सम्मान मिले, विभिन्न देशों का महत्व उनकी सैन्य शक्ति अनुपात में मिले, गलत। उनकी जनसंख्या के अनुपात में सम्मान मिले, ये हो सकता है फिलहाल। समान व्यवहार तो नहीं होगा, लेकिन विभिन्न देशों का महत्व विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सम्मान नहीं, अनुपात में समान व्यवहार हो, ये ख होगा। चलिए तो बाकी आप इसको करिए, इसको लिखिए, और आज वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। और हमने आज उपनिवेशवाद पढ़ा, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाइएगा, और मेरे विद्यालय के जो भी बच्चे हैं इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। जो भी लोग हैं इसको देखेंगे और दूसरे लोगों को भी पहुंचाएंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, जिससे कि मनोबल मेरा बढ़ता रहे। और लाइक करिए, कमेंट भी करिए, जरूर करिए। और इसी के साथ धन्यवाद।